अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन होगा कि आप कैफ के सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, फाइनल के सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं। तो कैफ की फाइनल अटेम्प्ट देने के बाद स्टूडेंट्स के माइंड में क्या चल रहा होता है? फॉर्म में जाना है उन्होंने। खास तौर पे हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे कि उनको आर्टिकल्स के लिए क्या करना है। यहाँ पे हम खास तौर पे फाइनल की स्टडीज की प्लानिंग की बात कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं वो भी, और ओवरऑल उनके माइंड में किस तरह से क्या बातें चल रही होती है और उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। सो देखें, वंस द स्टूडेंट्स क्लियर कैफ के एग्जाम्स क्लियर करने के बाद उनके प्राइमरली दो ही मकसद होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। पहला मकसद कैफ क्लियर करने के बाद ये होता है कि उनकी एक अच्छी जगह पे आर्टिकल्स हो जाएं। और फिर दूसरा मकसद होता है कि उनका जल्द से जल्द सीफैप और MSc 2 वाला जो लेवल है, ये एग्जाम्स जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि यही दो स्टेजेस क्लियर करके इनके पास जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्टिफिकेट अपने पास जो है वो कंप्लीट हो सकती है। अब अगर मैं सीए कैफ के स्टूडेंट्स की बात करूं, तो कैफ के स्टूडेंट्स कैफ क्लियर करने के बाद सबसे पहला जहन में ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि यार अब सीफैप की तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से स्टार्ट करना है। पहले ये होता था कि 1.5 साल का अरसा होता था आपके पास, एंड पेपर्स यूज टू बी, मतलब जो आज सीफैप और MSc 2 के एग्जाम्स का लेवल हो चुका है, इतना जो है वो मुश्किल और आप कह लें कि प्रैक्टिकल लेवल इन एग्जाम्स का पहले नहीं हुआ करता था। इफ आई टॉक अबाउट 2010, 2012, 2014, उस वक्त ये होता था कि ओपन बुक एग्जाम्स हमारे पास एक दो ही थे। IFRS ले जाना अलाउड था FAFR के एग्जाम में। उस वक्त इसको FAFR कहा जाता था। और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अलाउड थे मेरे ख्याल ऑडिट के पेपर में। इसके अलावा ओपन बुक भी नहीं था। आज हमारे पास 6 में से 5 जो है वो सीफैप के एग्जाम ओपन बुक है। MS 1, MS 2 दोनों ओपन बुक है। सिर्फ एक SPM है जो ओपन बुक नहीं है। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल जो है वो एग्जाम्स आने लगे हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस उसमें होते हैं। आई क्या बड़ी डिटेल और ECC ICW के टच के क्वेश्चंस जो है वो आप पूछने लगा है। तो स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। टाइम भी अब 1 साल का हो गया है। आप आर्टिकल्स में एंटर होते हैं, उसके 1 साल के अंदर आपका अगला एग्जाम होता है। तो दे आर मेनली कंसर्न विद 3 थिंग्स। 3 चीजों को कंसर्न होते हैं। पहली चीज ये कि उनका फर्म में हो जाए, दूसरी चीज ये कि पेपर कॉम्बिनेशन क्या होगा, तीसरी चीज कि हम जल्द से जल्द जो है वो एग्जाम किस तरीके से लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें यहाँ पे नजर आता है। स्टूडेंट्स को ऐसा यहाँ पे लगता है कि यार अगर हम बहुत ज्यादा पेपर्स फाइनल के शुरू में उठा लेंगे तो हमारे लिए जो है वो चीजें आसान होने लगेंगी बाद में, और हमें सब बस अभी अभी के अभी सारे पेपर्स जो है वो उठा लेना है। तो वो क्या करते हैं, वो 4 पेपर्स की प्लानिंग करते हैं। अब जब पहले 1.5 साल का टाइम पीरियड हुआ करता था, 1.5 ईयर्स का, तो 4 पेपर्स की प्लानिंग करना समवॉट मेक सेंस। मतलब कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ ठीक है चलो हो जाएंगे, 1.5 साल का अरसा है। अब 1 साल की कंस्ट्रेंट के अंदर, जहाँ पे आपके पास 1 साल का पीरियड है, जब आपकी पहली अटेम्प्ट हो रही है, 4 पेपर थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक बेहतरीन पेपर कॉम्बिनेशन की जरूरत होनी चाहिए। एक अच्छा पेपर कॉम्बिनेशन और टू गेट स्टार्टेड विद। और दूसरा एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि यार हम किस तरीके से अपने टीचर स्टडीज को और इन सारी चीजों को लेके चलेंगे। जैसा आपको पता है कि फाइनल में अब जब से ये ऑफिसेज और आर्टिकल्स का काम जैसे ही शुरू होता है, स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि वो शाम में ऑफिस के बाद जाके जो है वो कोई फिजिकल क्लास लें। तो अब 100% जो फाइनल का सारा स्पेक्ट्रम है वो ऑनलाइन एजुकेशन पे जो है शिफ्ट कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस भी अगर आप देखें तो उसका एक वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल्स इन पाकिस्तान, जहाँ पे तमाम फाइनल के सब्जेक्ट्स जो है वो सिंक्रोनाइज तरीके से अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन पार्टीशन प्रॉपर डिविजन्स के साथ जो है वो पोर्टल पे लेक्चर्स वगैरह मौजूद हैं, मॉक्स हैं, टेस्ट हैं, सॉल्यूशंस वगैरह हैं, समरी लेक्चर्स हैं। अभी C-FAP 3 SPM के अंदर मैंने देखा था बहुत ज्यादा जो है वो समरी लेक्चर्स की डिमांड आ रही थी, तो उसको रिकॉर्ड किया, पूरी इसकी 13 लेक्चर्स की सीरीज बनाई। और 20-20 मिनट के 10-12-13 लेक्चर्स के अंदर पूरा ही SPM जो है वो क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स हैव टू हैव अ वेरी गुड पेपर कॉम्बिनेशन, वन। सेकंड, दे हैव टू हैव रियली गुड स्ट्रैटेजी इन माइंड कि कैसे वो प्लान करेंगे, किस तरह पढ़ेंगे। और बहुत ज्यादा नहीं, शुरू में मेरा ख्याल है 2 सब्जेक्ट्स इसको लेके जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पे आपने दो सब्जेक्ट की बात की, तो आप एक्चुअली एमएसए के हिसाब से बात करें ना, कि आप ये बताइए कि हम्म, पहले एक्चुअली जो पहले 6 महीने हैं, बाद के 6 महीने हैं, कितने सब्जेक्ट्स रखने चाहिए कि उनका जो एमएसए है वो भी ओपन हो जाए। एक कंप्लीट हम्म, अगर आप हमें प्लान बता देंगे, एंड खास तौर पे जो आप सब्जेक्ट करवाते हैं, लाइक एसपीएम हो गया, बीएफटी हो गया और एमएसए 2, हम्म, तो इनमें खास तौर पे जो बीएफटी का सब्जेक्ट है उसके बारे में ये समझ आता है कि काफी ये डिफिकल्ट भी है और तो हम्म। लेंथी भी है। तो आप इसको किस तरह से कहेंगे या गाइड करना चाहेंगे स्टूडेंट? देखिए, प्राइमरली मैं अगर आपको बताऊं ना, तो वी एशियंस आर वेरी गुड एट नंबर्स। एशियंस जो है नंबर्स में बड़े अच्छे होते हैं, और व्हेन इट कम्स टू थियरी थोड़े से वो बोर हो जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें थ्योरी पसंद होती है, वो ज्यादा नंबर क्रंचिंग को इतना लाइक नहीं करते या इतने फॉन्ड ऑफ नहीं होते उसके। तो यहाँ पे ना अब दो दो चीजें आ जाती हैं। पहली चीज ये आती है कि आप ये देखें कि आप अभी अभी फर्म में जो है वो एंटर हुए, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, द फर्स्ट स्किल दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई ओवर देयर इज अकाउंटिंग। सबसे पहली चीज आप वहां पे वो अप्लाई करेंगे इफ यूर एन ऑडिट डिपार्टमेंट। मैं एडवाइजरी की बात नहीं कर रहा, मेन स्ट्रीम अगर आप जैसे देखें कि 60-70%
ऑडिट में लोग जाते हैं तो सबसे पहली स्किल जो वो अप्लाई करते हैं वहां पर वो अकाउंटिंग का पर्सपेक्टिव जो है वो होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, सेमी सीनियर होते हैं, सीनियर होते हैं, तो वहां पे ऑडिटिंग के प्रोसीजर्स मुश्किल से मुश्किल होते चले जाते हैं। शुरुआत में ऑडिट ऑडिट प्रोसीजर्स इतने मुश्किल नहीं होते, यानी मैं ये नहीं कह सकता कि प्लानिंग के कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स आते ही जो है वो जूनियर स्टूडेंट जो है वो कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी जो आपका एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इसको ले लें, AAFR को। और इसका कोर्स भी लेंदी है, मेरे ख्याल है कोई 200-250 घंटे पे इसका पूरा कोर्स जाता है। इसकी एक्सरसाइजेस बहुत सारी होती हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो वहां पर मैं रेकमेंड करता हूँ कि यार आप कम से कम ये वाला एग्जाम तो ले लें, ठीक है। अब ये हो गया एक ऐसा एग्जाम जिसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर्स आपके पास जो है इन्वॉल्व है। सो जस्ट टू क्रिएट अ बैलेंस विद थ्योरी एज वेल एज नंबर्स, यहाँ पे मेरी दूसरी रिकमेंडेशन होती है कि आप एडवांस्ड ऑडिट भी यहाँ पे जो है वो पिक कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग जो आपने अपने पहली ऑडिट असाइनमेंट से लेकर आखिरी ऑडिट असाइनमेंट तक करना है। मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो अपनी आर्टिकल्स में 2-2.5 साल ऑडिट के अंदर गुजारें अगर उन्हें मौका मिलता है, बाकी 6 महीने 1 साल दूसरे डिपार्टमेंट्स में गुजारें जस्ट टू गेट द फ्लेवर ऑफ इट। तो मेजोरिटी टाइम आपने ऑडिट करना है, तो ये दो स्किल्स ऐसे हैं प्राइमरीली जो बड़े जबरदस्त तरीके से जो है वो पिक हो सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें ये FAR 2 और ऑडिट कैफ में देकर आए हुए होते हैं, बैकग्राउंड भी स्टैब्लिश हुआ हुआ होता है, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं फाइनल के इन 2 सब्जेक्ट्स को। तीसरा सब्जेक्ट, अच्छा इन दोनों का फिर फायदा ही है कि अगर ऑडिट और AAFR वो क्लियर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला इनका MSA 1 अनलॉक हो जाता है अगली अटेम्प्ट के लिए। ये MSA 1 इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। फिर अगर ये चाहें तो तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे SPM या BFD लिया जा सकता है। मेरा मानना यह है कि पहले उन सब्जेक्ट्स पर हमें फोकस करना चाहिए जहां पर हमारे MSAs जो है वो अनलॉक हो रहे हैं, क्योंकि MSAs में यूजुअली बहुत ही ज्यादा केस स्टडी बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। यहाँ क्या बड़ा प्रोफेशनल तरीके से एक 50 नंबर का सवाल दे देगा और आपसे कहेगा भाई सिचुएशन की ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको संभालो। तो वी नीड टू रियली हैव दैट एनालिटिकल स्किल, हमारे पास वो एंगल होना चाहिए सोचने का, हमारी ड्राफ्टिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो MSA में यूजुअली स्टूडेंट्स को टाइम लगता है, तो अगर ये ऑडिट और AAFR पहले पिक कर लेंगे तो MSA 1 इंशाल्लाह ताला इनका अनलॉक यहाँ पे हो सकता है। SPM BFD में से कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो ये पिक कर सकता है, डिपेंडिंग कि आप बहुत ज्यादा नंबर्स की तरफ जाना चाहते हैं या अच्छा। अगर आप SPM BFD को देखेंगे ना तो इनकी क्लासेस लेने में, तैयारी करने में 6 महीने लगते हैं। ऑडिट भी अगर आप देखें क्लासेस लेने में, तैयारी करने में 6 महीने लगते हैं। AAFR में आपको साल लग जाएगा, तब भी लग जाता था, आज भी लग जाता है। मैंने 2016 में, जून 2016 में जो है वो FAFR उस वक्त नाम हुआ करता था, मैंने यही पेपर दिया है, तो मुझे भी 1 साल लग गया था इसकी तैयारी करने में, मैंने सबसे पहले ये उठाया था। तो मेरा एक ये नहीं है कि मैं सब्जेक्ट मतलब पढ़ाऊं तो मैं कहूँ यार ये वाला पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं AAFR खुद अपने यूं समझने के जमाने में तालिब इल्मी में सबसे पहले पिक किया था। मुझे लगा मेरा बड़ा अच्छा डिसीजन है ये, क्योंकि मैंने इसको स्मूथली 1 साल के अंदर कवर किया था। तो शुरू का जो 1 साल है ना उसमें आप करेंगे कि AAFR आपका चलता रहे पूरा साल। शुरू के 6 महीने आप एक सब्जेक्ट उठा लें, मिसाल के तौर पे आपने एडवांस ऑडिट उठा लिया, बाद के 6 महीने में आप एक और उठा लें, मिसाल के तौर पे आपने SPM उठा लिया, ये BFD उठा लिया। तो ऐसे आपके शुरू का 1 साल के 3 पेपर की जर्नी बन जाएगी। अब आपका MSA 1 अगर अनलॉक होता है ऑडिट और AAFR क्लियर करने पे इंशाल्लाह ताला, MSA 1 अगर आपका अनलॉक होता है तो फिर MSA 1 के साथ आप जो है वो SPM और BFD में से जो बचा हुआ है वो उठा सकते हैं, और लेट्स से उसके साथ आप जो है वो लॉ उठा सकते हैं। फिर आप MSA 2 और टैक्स उसके बाद साथ में दे सकते हैं। MSA 2 और टैक्स में साथ में रेकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि MSA 2 के अंदर 15 नंबर या 10 नंबर का पोर्शन एडवांस टैक्स का है, तो वो स्टूडेंट्स उसको लेवरेज कर सकते हैं वहां पे, जहाँ पे वो एडवांस टैक्स को MSA 2 के साथ जो है वो लेके चले। तो दैट्स अबाउट रफ आइडिया ऑफ द पेपर कॉम्बिनेशन दैट स्टूडेंट्स कुड हैव। लेकिन स्टार्ट हमेशा AAFR ऑडिट से लेना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ये देखा है कि एक दो सब्जेक्ट्स अगर फाइनल के आप टाइम पे पढ़ना शुरू कर देना तो फिर वो कहते हैं ना शेर के बच्चे को शिकार नहीं सिखाया जाता। तो इसी तरीके से जो कैफ करके आया है, जो एक दो पेपर कर चुका है, उसको बहुत ज्यादा ना फिर हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं होती, उसको समझ में आ जाता है हाँ जी क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह आवर्स मैनेज करने हैं, किस तरह पढ़ाई मैनेज करनी है, किस तरह नोट्स मैनेज करने हैं, फिर वो आगे चलता चला जाता है। और अगर आप देखें ना तो एक चेन है, ऑडिट, AAFR और लॉ, ये तीनों मिलके MSA 1 को जो है वो बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से SPM, BFD और एडवांस टैक्स, ये तीनों मिलके बहुत हद तक MSA 2 को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से मिला के आपके पास ये दो स्ट्रीम्स बनती हैं। इन्हीं स्ट्रीम्स के अराउंड पेपर कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, लॉजिकली कनेक्ट भी कर पाएंगे, टाइम भी सही तरीके से दे पाएंगे, और थ्योरी और नंबर का बैलेंस भी बड़ा अच्छे तरीके से जो है हो जाएगा। ऑलराइट। कमिंग ऑन टू BFD नाउ, जैसा कि आपने BFD के बारे में सवाल किया, देखिए ये एक ऐसा एग्जाम है, पहले अगर मैं बात करूं तो इट यूज्ड टू बी 1 सब्जेक्ट एट द फाइनल लेवल ओनली। मॉड्यूल F के अंदर एक सब्जेक्ट हुआ करता था, पहली दफा फाइनेंस स्टूडेंट्स वहां पढ़ते थे और आखिरी दफा वहीं पढ़ते थे, बस एक सब्जेक्ट में वो फाइनेंस पढ़ लेते थे। बाकी बिजनेस मैनेजमेंट की एक लाल कलर की 2008 की स्टडी टेक्स्ट आती थी, उसको रट्टा लगा लिया और जाके BM नाम का एग्जाम हुआ करता था वो दे दिया। आई क्या आपने ओवर द पीरियड इसको रियलाइज किया कि यार हमारे स्टूडेंट्स जब इंडस्ट्री में जा रहे हैं
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडस्ट्री में जा रहे हैं, दे रियली फाइंड हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंस। देखिए अकाउंटिंग एक डिफरेंट चीज है, फाइनेंस एक डिफरेंट चीज है। अकाउंटिंग ऑलवेज टॉक्स अबाउट पास्ट ट्रांजैक्शंस जो पास्ट में हो चुकी हैं। फाइनेंस ऑलवेज टॉक्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस आउटलुक, कि आगे क्या करना है अपने बिजनेस में, आगे किस तरीके से लेके जाना है। जैसे मेरी एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग फर्म है, वेल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसके अलावा मैनेजमेंट कंसल्टिंग के असाइनमेंट्स भी करता हूँ। व्हेनेवर आई एम वर्किंग विद सम क्लाइंट और सम बिजनेस, मैं हमेशा उनको एडवाइस करते वक्त जिस भी कंपनी के बारे में, जिस भी स्ट्रीम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैं उनको एडवाइस कर रहा हूँ, आई ऑलवेज टेल देम कि यार इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या व्यू नजर आ रहा है, फ्यूचरिस्टिक एंगल उसका क्या है। किसी कंपनी में आज अगर मिसाल के तौर पर मुझसे कोई पूछता है कि यार आप पीपीएल ओजीडीसी को अगले 10 साल में कैसे देखते हैं, लकी सीमेंट को अगले 10 साल में कैसे देखते हैं, मुझे उसकी अकाउंटिंग नहीं समझनी है। आई नीड टू गेट द सेंस ऑफ फाइनेंसेस ऑफ इट, कि उसके नंबर्स कहाँ जा रहे हैं, उसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, वो बिजनेस किस रास्ते पे चल रहा है, व्हाट दे लुकिंग टू। उन्होंने अगर एक्सपेंशन की है तो क्या देख के की है, पाकिस्तान के बिजनेस को वो कैसा देख रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, किन कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट बिजनेस मैनेजमेंट एंड फाइनेंसेस। यहाँ पर ई सीफैप 3 एसपीएम और बीएफडी दोनों मिल जाते हैं। आप देखिए सारा जो नंबर्स वाला एंगल है विद 20% 25% थ्योरी, आप बीएफडी के अंदर देखते हैं, और सारा जो आपका मैनेजमेंट थ्योरीज वाला और बिजनेस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव्स हैं वो सारे एसपीएम के अंदर है विद 20% ऑफ नंबर्स। एसपीएम में 80% आपको एनालिसिस, 20% नंबर्स नजर आएंगे। बीएफडी में आपको इसी तरीके से 20-25% थ्योरी का एंगल और बाकी नंबर्स का एंगल वहां पे जो है नजर आएगा। पीएफडी के सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यार हमने फॉर्मूले का रट्टा लगाना है और जाके एग्जाम में जो है फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल के आ जाना है, एनपीवी आईआरआर निकाल के आ जाना है। आई क्या आपने ये चीज रियलाइज की कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बड़ा हार्ड टाइम होता था फाइनेंस को समझने में। इन्होंने कैफ में 3 टॉपिक्स, सब्जेक्ट नहीं, 3 टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवाए। कहाँ पे करवाए? कॉस्टिंग में करवाए, पुरानी स्कीम, एजुकेशन स्कीम 2013 में। एनपीवी आईआरआर डाल दिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन डाल दिया, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डाल दिया। ये 3 टॉपिक्स पहले हुआ करते। डाउन द पीरियड इन्होंने रियलाइज किया कि नहीं भाई ये कम है, फाइनल पे जाने से पहले स्टूडेंट्स को पहले ना ये फाइनेंस में थोड़ी और ग्रिप लेनी चाहिए। कहा जी अब कैफ 6 नाम, एमएफए नाम का एक सब्जेक्ट लेकर आते हैं जो मैनेजरियल यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट थियरीज और फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंस की थियरीज, इन दोनों के बारे में जो है वो बात करेगा। नाउ यू हैव एन एग्जाम जिसके अंदर तकरीबन 100% में 40-45% यहाँ पे थियरी है और 50-55% यहाँ पे जो है वो बजटिंग, प्रोजेक्शंस, वर्किंग कैपिटल, एनपीवी, आईआरआर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस तरह के तमाम फाइनेंस के टॉपिक्स हैं। मैं स्टूडेंट्स को जब एमएफए पढ़ाता हूँ तो मैंने पहली क्लास में ही बोलता हूँ कि भाई अकाउंटिंग भूल जाना, मेरे साथ तुम 40% तकरीबन 45% पेपर करोगे, अकाउंटिंग भूल जाना। जिसमें तुम अकाउंटिंग कह रहे हो, तुम कहोगे डेप्रिसिएशन सर एक्सपेंस है, मैं उसको एक कैलकुलेशन के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं करूंगा। आप कहोगे कि यार इसको आप कॉस्ट कह रहे हैं, ये अकाउंटिंग में कॉस्ट नहीं है, ये तो एक रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन मैं उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहूंगा क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है। तो बहरहाल यहाँ पे फिर फाइनेंस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर बीएफडी में आप फुल फ्लेज जो है वो फाइनेंस की थियरीज और मॉडल्स और डिसीजन मेकिंग समझते हैं। और फिर उसके बाद एमएससी 2 में आप कंबाइंड लेवल पे सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट ही नहीं, फाइनेंस को कंबाइन करके जो है वो अप्लाई करते हैं। तो मुझे अपने काम की वजह से, जहाँ मेरी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एडवाइजरी और कंसल्टिंग में हमेशा से इंटरेस्टेड था, मेरे काम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मुझे बीएफडी पढ़ाने में बड़ी हेल्प होती है। अगर मैं पोर्टफोलियो समझा रहा हूँ तो मैं चूंकि पोर्टफोलियो खुद मैनेज कर चुका हूँ तो मुझे पता है यार मुझे क्या बात करनी है, पोर्टफोलियो के बारे में क्या समझाना है। अगर मैं मार्केट वॉलिटिलिटी की बात करता हूँ, वैसे 2022-23 से अच्छा वक्त हो नहीं सकता मार्केट की वॉलिटिलिटी के बारे में बात करने का। इस वक्त जो रियल स्टेट और स्टॉक्स के अंदर वॉलिटिलिटी आएगी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जो मुल्क की इकोनॉमिक्स जहाँ खड़ी है और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है, इसका एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बीएफडी में सिस्टमैटिक रिस्क के नाम से इसको जो है डिस्कस करते हैं, बीटा इक्विटी के नाम से डिस्कस करते हैं। तो ये जो साल है ना, ये इन 2 टॉपिक्स पढ़ाने के लिए तो बेहतरीन साल है। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट है, जो हमारे एसेट्स जो है वो डी वैल्यू हुए हैं, करेंसी डी वैल्यू हुई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा सर्च की है, ये टॉपिक्स पढ़ाने में ये सारी एग्जाम्पल्स आज पाकिस्तान की जो है वो कोरिलेट हो सकती है। तो बीएफडी के अंदर स्टूडेंट्स अपने माइंड से ये निकाल दें कि यार ये 32 फार्मूलों की एक लिस्ट है जो मुझे अपने साथ बुक में साथ लेके जानी है, ओपन बुक है, खोल के फार्मूला निकालना है और सवाल में अप्लाई करके एनपीवी आईआरआर निकाल देना है। ये 2008 में होता था, 10 में होता था, इवन 12 में भी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब आई क्या, आप आपको एग्जाम दे रहा है ये समझ के कि भाई आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, आपके सामने एक कंपनी की सिचुएशन है, कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने जा रही है। आई क्या, आपसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ, सिर्फ ये ना बताओ कि ये प्राइस कितने में एक्वायर करनी चाहिए, बल्कि ये भी बताओ कि इसको एक्वायर करना क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में फॉल करता है। अब स्टूडेंट सोचता है यार ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये क्या है, ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा कोई डिसीजन लेते हुए। वो बता कहता है मैं ठीक है, मैं प्राइस निकाल लूंगी, कैश फ्लोज हैं, डिस्काउंट रेट लगाऊंगा, डिस्काउंट करूंगा, प्राइस आ जाएगी। तो बीएफडी के अंदर ना माइंडसेट थोड़ा सा स्टूडेंट को अपना ये रखना चाहिए कि भाई यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक बात होती है। हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर के मतलब जूतों में डालें
उसके जूते पहने फाइनेंशियल एडवाइजर के। सोचें अगर ये आपके अब्बा का बिजनेस होता तो आप कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं यहाँ पे, कैसे मूव लेते, क्या ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते या नहीं करते। देखिए पूरी बीएफडी ना दो चीजों पर डिपेंड, तीन चीजों पर डिपेंड करती है। फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसे कहां से लेकर आने हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन, पैसे कहां लेकर जाने हैं, एंड रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस को करते हुए जो आप रिस्क फेस करते हैं उनको मैनेज कैसे करना है, हेज कैसे करना है। ड्राइविंग करते हुए जो सीट बेल्ट लगाते हैं आप, इससे एक्सीडेंट रुकता नहीं है लेकिन आपका नुकसान कम हो जाता है। दिस इज अ हेजिंग टेक्निक। तो बिजनेस ये सिखाता है, बीएफडी ये सिखाता है कि हम अपने रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं, हेज कैसे कर सकते हैं। तो प्राइमरीली ये तीन चीजें हैं। पैसे कहां से लाने, ऐसी जगह से लाओ जो सबसे सस्ता हो, फाइनेंसिंग डिसीजन, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। इन्वेस्टिंग डिसीजन कहां लेके जाने, वहां लेके जाओ जो मैक्सिमम रिटर्न हो, रिटर्न की मैक्सिमाइजेशन हो। और तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, कि मैं अपने बिजनेस के मामलात में जिन फ्लक्चुएशंस को फेस करता हूं, जिस वॉलेटिलिटी को फेस करता हूं, उसको मिनिमाइज या हेज मैंने कैसे करना है। फिर हम ऑप्शन स्वाप्स, ये वाली सारी चीजें यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बीएफडी में जितना स्टूडेंट्स एक फाइनेंशियल एडवाइजर के एंगल से, बिजनेस पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचेंगे कि यार बिजनेस को यहाँ पे ये चीज से फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या फैक्टर्स हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अपना माइंड एक नंबर क्रंचिंग से और कैलकुलेशन से हटा के अंडरस्टैंडिंग पे डालेंगे, एनालिसिस पे डालेंगे, तो न सिर्फ उनको यहाँ हेल्प होगी बल्कि आगे MSA2 में भी इनको हेल्प होगी। क्योंकि यही चीज MSA2 में SPM और BFD के कॉन्सेप्ट्स नहीं, एक प्रॉपर केस स्टडी बन के, प्रॉपर जो है बिजनेस मैनेजमेंट का मॉडल बन के वहां पर आपको बस सवाल आता है, वहां पे नंबर्स, थियरीज, कॉन्सेप्ट्स, आपको हर चीज अप्लाई करनी होती है। सो द फाउंडेशन गेट्स बिल्ट एट कैफ 6 MFA। यहाँ पे भी छोटी छोटी सिचुएशंस आती हैं, इसको मैं सिनेरियो नहीं कहूंगा, 4 लाइन 5 लाइन का एक पैराग्राफ आ जाता है। फिर सेकंड लेवल पे आपके पास जो है वो आती है BFD और SPM में, फाइनेंस और मैनेजमेंट। फिर ये कंबाइन हो जाता है MSA2। तो द रीजन कि मैं इन चारों पेपर्स में इन्वॉल्व हूँ वो यही है कि मुझे ये दो ही चीजें पढ़ानी है, बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस। कंपनी को मैनेज कैसे करना है, कंपनी को फाइनेंशियली चलाना कैसे, इन दो चीजों पे मैं बात करता हूँ। तो ये चारों सब्जेक्ट्स इन दो चीजों के अराउंड जो है वो पहले। सो दैट्स हाउ इट इज बेसिक। चलें सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एलेबोरेटेडली आंसर्स दिए। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपसे जरूर कांटेक्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।